डार्लिंग, कल जल्दी मिलने आऊंगा, अभी तुम आराम से सो जाओ। अच्छा सुनो, तुम्हारी तबीयत खराब थी, दवाई ले ली ना? चलो ठीक है, अब आराम से सो जाओ, कल मिलने आता हूं तुमसे, अपना ख्याल रखना। ये कहकर सौरभ फोन रख देता है। उधर नकुल भी अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। ऊपर खड़ी उन दोनों की भाभी सुनीता ये सब देख रही थी। मेरे दोनों देवर अब जवान हो गए, मेरा भी सारा दिन काम करने में ही निकल जाता है। अब माँ जी को बोलती हूँ वो जल्द से जल्द दोनों देवरों की शादी करवा दे, ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाए। माँ जी, आप भी मेरे दोनों देवरों की शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाए। तू ठीक कहती है बड़ी बहू, मैं कल ही अपने पंडित से इस बारे में बात करती हूँ। मैं तो कहती हूँ दोनों का लगन एक ही दिन हो जाए तो बढ़िया रहेगा। बार बार मेहमानों के आने से छुटकारा भी मिल जाएगा और एक ही बार में सब निपट भी जाएगा। बिल्कुल सही कहा माँ जी। सुभद्रा अपने दोनों छोटे बेटों के लिए लड़कियां देखने लग जाती है, लेकिन जब दोनों देवरों के कान में ये बात पहुंचती है तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और बुरा सा मुंह बना लेते हैं। 2 दिन बाद जब सास हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी और सुनीता घर के कामकाज निपटा रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने उसके दोनों देवर गले में वरमाला डाले हुए खड़े थे। ये क्या देवर जी, आपने शादी कर ली और वो भी हमें बिना बताए, और वो भी बुढ़ी लड़की से, मतलब औरत से। ये तो देखने से कितनी बुढ़िया लग रही है। हे राम सत्यानाश, ये तुम दोनों ने क्या कर डाला, हमारी नाक कटवा रख दी। एक तो अपनी मर्जी से शादी कराए और वो भी इन बुढ़िया औरतों से। उम्र तो देखो कितनी ज्यादा है तुम दोनों से। हम जानते थे माँ तुम इसके लिए नहीं मानोगी, इसीलिए हम दोनों को ये कदम उठाना पड़ा। और माँ, भाभी, ये सब तो आजकल कॉमन बात है। अब माँ और पापा में भी तो 10 साल का गैप था, और भाभी आप में और भैया में भी तो 7 साल का गैप है। ये दोनों हमें ऑनलाइन मिली थी और चैट करते करते कब हमें एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और वैसे भी प्यार में उम्र की तो कोई सीमा नहीं होती। तभी मुए 24 घंटे बस उस मोबाइल से ही चिपके रहते थे। हर बार कहती थी शादी कर लो, लेकिन ये दोनों मेरी बात को टाल मटोल कर देते थे। निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से, अपनी इन दोनों बुढ़ी बीवियों को लेकर। माँ जी, अब जाने भी दीजिए ना, माफ कर दीजिए। अब जो हो गया उसे अब हम झुठला तो नहीं सकते, और इन्हें घर से बाहर कर देंगे तो ये बेचारे जाएंगे कहाँ। अब आप इन्हें अपना लीजिए, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। सास दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। जेठानी दोनों देवरानियों को उनके कमरे तक छोड़ आती है। तुम दोनों कल सुबह जल्दी उठ जाना, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। फिर अगले दिन सुबह अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए जाग जाती हैं और रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती। वो दोनों रसोई में होती हैं, तभी उनकी जेठानी वहां आ जाती है। अपनी दोनों देवरानियों के सफेद बाल देख वो मन ही मन सोचती है, बताओ भला, इन दोनों को देखकर कौन कह सकता है कि ये मेरी देवरानियां हैं। ये दोनों तो मेरी जेठानियां लग रही हैं। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। अच्छा सुनो, तुम दोनों अपनी पहली रसोई में मटर पनीर, दाल मखनी, शाही पनीर और खीर और वेज बिरयानी, मलाई कोफ्ता और गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लो। जी जेठानी जी। कुछ देर बाद दोनों खाना बनाकर टेबल पर परोसती हैं। खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही सास और जेठानी मुंह बनाते हुए कहती हैं, छी, ये कैसा खाना बनाया तुमने? तुम तो हमसे बड़ी हो ना, लेकिन फिर भी तुम दोनों को अब इस उम्र में आकर खाना बनाना सीखना पड़ेगा। देवर जी, आपको भी ये 2 बुढ़िया देवरानी ही उठाकर लानी थी क्या? मेरी तो किस्मत ही खराब है। सोचा था देवरानी आ जाएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन ये दोनों खाना बनाकर ही ऐसे हांफने लगी हैं कि जैसे कितना बड़ा पहाड़ चढ़कर आई हो। ऊपर से इतना बेस्वाद खाना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बहू, अधेड़ उम्र की होकर इन्हें अभी तक ढंग का खाना बनाना नहीं आता। ओफो, अब बस भी करो माँ भाभी तुम दोनों। अब ये दोनों जैसी भी हैं, जो भी हैं, इस घर की बहू हैं। तू ज्यादा तारीफ मत कर इन दोनों की। मेरे बेटे तो चलो प्यार में अंधे हो गए थे, लेकिन इन दोनों को तो पता था ना कि ये दोनों इनसे उम्र में कितनी बड़ी हैं। फिर भी इनको शर्म नहीं आई इन पर डोरे डालते हुए। माँ, पूनम जी और अर्चना जी से ऐसे बात मत कीजिए, और खाना इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, तुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम दोनों को तो ये प्यार से जहर भी दे देंगी, तुम दोनों तो वो भी खा ही लोगे। ये कहकर सास और जेठानी वहां से गुस्से में चली जाती हैं, लेकिन ननद अपनी दोनों भाभियों को दिलासा देते हुए कहती है, भाभी, आप दोनों ने खाना बहुत अच्छा बनाया। वो तो बस माँ की आदत है ऐसा कहने की। ननद का अच्छा स्वभाव देखकर वो दोनों बड़ी खुश होती हैं। प्रिया को भी उन दोनों का ये व्यवहार बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बौने कद के कारण तो सब उससे दूर ही भागते थे, लेकिन उसकी दोनों छोटी भाभियां उससे बड़ी खुश थीं। फिर शाम के वक्त उनको देखकर औरतें उनका खूब मजाक उड़ाती हैं।
अरे सुभद्रा, ये दोनों लड़कियां हैं या उनकी माँ? मोहल्ले की औरतें उनका मजाक बनाकर वहां से चली जाती हैं। ये देख सास को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। वो दोनों तेल की कटोरी लेकर अपनी सास के कमरे में जाने लगती हैं। अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? वो माँ जी कब से आपको मालिश के लिए आवाज दे रही थी, लेकिन तुम किसी और काम में बिजी थी, इसलिए हमने सोचा कि हम ही मालिश कर दें माँ जी की। लेकिन आपकी तो खुद की उम्र इतनी ज्यादा है, फिर आप कैसे मालिश कर पाएंगी? आप दोनों को देखकर तो लगता है आपको खुद मालिश वाली की जरूरत है। रहने दीजिए, मैं ही कर दूंगी। ये कहकर जेठानी तेल की कटोरी छीनकर वहां से चली जाती है। वो दोनों शर्मिंदा होकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन सुनीता अपनी ननद के साथ बाजार जाती है। अब वो अपनी पसंद से उन दोनों के लिए साड़ी खरीद कर लाती है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है तो हाई हील पहने होने के कारण जेठानी का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है। लेकिन उसकी दोनों देवरानियां भागकर वहां आ जाती हैं और उसे जल्दी से गाड़ी में डालकर डॉक्टर के पास ले जाती हैं। उसके पैरों में फ्रैक्चर आया हुआ था। ये सब देख अब जेठानी और सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन दोनों से माफी मांगती हैं और अब उन्हें अपना लेती हैं। अरे देख जरा संभल कर, कहीं मेरी खोपड़ी ना फूट जाए। वही तो फोड़नी है। जब भी बाहर जाओ लड़कियों को ऐसे देखते हैं जैसे आज से पहले लड़की कभी देखी ही नहीं। कल ही पड़ोसन सुमित्रा भी कह रही थी कि भाई साहब तो अभी भी ऐसे तैयार होकर घूमते हैं जैसे कि कोई 30 साल के जवान लड़के हो। हाँ तो उसके पति को देखा है कैसा बूढ़ा हो गया है। अरे तुम्हारा पति जवान है इसलिए मोहल्ले के सब बूढ़े मुझे देखकर जलते हैं। और पता है आज भी बाजार अकेले जाऊं ना तो लड़कियां मुड़ मुड़ के मुझे देखती हैं। हाँ हाँ, जैसे कि सलमान खान हो ना कहीं के। और क्या, मेरे बड़े पापा सचमुच में दिखते तो आज भी सलमान खान है, एकदम हैंडसम हंक। बिल्कुल सही कहा। लेकिन तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे बड़े पापा मत बुला कर। माना कि मेरा छोटा भाई रामदीन और उसकी पत्नी बचपन में ही तुझे छोड़कर चले गए थे, तब से हमने तुझे अपनी औलाद की तरह ही पाला है, इसलिए तू मुझे बाऊजी ही बुला कर, समझा? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा गुस्सा भूल गई। आज तो आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गुस्से में वो जोर से पतीला उठाकर फेंकती है जो कि उनके घर आ रही उनकी पड़ोसन सुमित्रा के सर पर लगता है। हाय, मर गई रे, मर गई। हे राम, ये क्या हो गया? अच्छा हुआ, ये इसी के लायक है। अरे तुम जल्दी से जाकर डॉक्टर को फोन करो। वो जल्दी से पास के डॉक्टर को फोन करते हैं। ये तो तुम लोगों का रोज का हो गया है, रुको मैं भी आता हूँ। डॉक्टर आकाश सुमित्रा की पट्टी करता है। अरे भाई थोड़ा तो ध्यान रखो, ऐसे किसी को ज्यादा चोट लगी ना तो वो बेचारा तो परलोक ही निकल जाएगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। एक रोज मोहनलाल अपने एक दोस्त के साथ उसके गांव किसी शादी में जाता है। फिर 2 दिन बाद जब वो वापस लौटता है तब निर्मला देवी सुबह की पूजा कर चुकी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। रेखा बहू, जरा देखो तो लगता है तुम्हारे बाबूजी आ गए। बोल रहे थे कल गांव से आ जाऊंगा। जी माँ जी, खोलती हूँ। रेखा ने जैसे ही दरवाजा खोला वो दंग रह गई। मोहनलाल के साथ एक 16-17 साल की लड़की थी जिसने गले में जयमाला पहनी हुई थी और मांग में सिंदूर लगाया हुआ था। बहू, अपनी नई सास का गृह प्रवेश नहीं करोगी? ये क्या कह रहे हैं बाबूजी, नई सास? हाँ, मैंने मनोरमा से शादी कर ली है। क्या शादी? ये सब क्या है बाबूजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ रेखा बहू, कौन है ये? आपके साथ कौन है? मेरी पत्नी है मनोरमा। मैंने इससे गांव में शादी की है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। ये कैसी शर्मनाक बातें कर रहे हैं? आपने दूसरी शादी कर ली और वो भी एक बच्ची से जो हमारे बच्चों की उम्र की है। घर में बहू बेटा है और आप इस उम्र में अपने बच्चों के बराबर की लड़की को शादी करके ले आए हो। आपको ये जरूरत क्यों पड़ गई? अरे मेरी मर्जी, मुझे मनोरमा पसंद आई तो मैंने उससे शादी कर ली। मनोरमा मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। अब जहां मेरी कमी पूरी होगी वहीं तो मैं जाऊंगा ना। जो मेरा ख्याल करेगा मैं उसे ही तो अपने साथ रखूंगा। मोहनलाल जी ठीक कह रहे हैं। मैं और मोहनलाल जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब हम दोनों को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है तो आप बीच में बोलने वाली कौन होती हैं? अब से मैं इसी घर में रहूंगी मोहनलाल जी के साथ। बाबूजी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। मां के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते।
राजीव ठीक कह रहे हैं, एक शादी होते हुए दूसरी शादी करना कानूनी जुर्म है। और वैसे भी मनोरमा नाबालिग है, एक नाबालिग से शादी करना भी जुर्म है। माँ जी अगर चाहे तो आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर सकती हैं। पुलिस में रिपोर्ट करके दिखाए, अभी कमरे में जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा। बोलो निर्मला, क्या तुम यही चाहती हो कि मैं अपनी जान दे दूं, मैं अपनी खुशी ना देखूं? रेखा बहू, राजीव बेटा जो होना था हो गया। इन्होंने अपनी मर्जी करनी थी कर ली, अब कुछ नहीं हो सकता। मनोरमा को यहाँ रहने दो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई अपनी जान दे। मनोरमा मोहनलाल के साथ पत्नी बनकर घर में रहने लगी। कुछ दिनों बाद मनोरमा के माँ बाप भी रहने के लिए आ गए। उन्होंने कभी शहर का रहन सहन नहीं देखा था, आते से ही पूरे घर को नरक बना दिया। रसोई में से तो बड़ी गंदी बदबू आ रही है, रसोई में क्या बन रहा है? माँ जी, मनोरमा अपने घर वालों के लिए मछली बना रही है, बाबूजी ने खुद बाजार से लाकर दी है। क्या मछली, और वो भी मेरी रसोई में? ये क्या हो रहा है? तुम्हारे बाबूजी तो इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाते थे, आज वो अपने हाथों से मछली खरीद कर ला रहे हैं। पता नहीं इनके ऊपर इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है, ये तो अपनी उम्र के साथ साथ अपने संस्कार भी भूलते जा रहे हैं। माँ जी, मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर बाबूजी को ठीक करना है, सही रास्ते पर लाना है, तो आपको पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए, पर आप मेरी मानते ही नहीं हो। नहीं बहू, मैं नहीं चाहती कि पुलिस तक ये बात पहुंचे, हमारी बहुत बदनामी होगी। जो चल रहा है चलने दो, मुझ में अब हिम्मत नहीं ये सब लड़ाइयां करने की। रेखा की सास निर्मला देवी उस दिन बहुत रोई, पर समाज के डर से वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही उन्हें कुछ दिन रहते हुए हो गए। रेखा, मैं कब से बोल रहा हूँ, मुझे एक कप चाय बना दो। क्या हुआ? रसोई में दूध नहीं है, सुबह मंगवाया था, मनोरमा के घर वालों ने सारा दूध खत्म कर दिया। मैं बाबूजी से अभी बात करता हूँ। राजीव गुस्से में अपने पिता के पास जाता है। बाबूजी, मनोरमा की ये क्या तमीज है? सुबह इतना दूध आया है, सारा दूध खत्म कर दिया, एक कप चाय के लिए भी दूध नहीं है। अब आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देखा आपने अपनी माँ से ये किस तरह से बात कर रहा है, मुझे मनोरमा कहकर बुला रहा है और ऊपर से ये भी बोल रहा है कि मैं और मेरे परिवार वालों ने दूध सारा खत्म कर दिया। सुनो, मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने माता पिता के साथ जा रही हूँ। नहीं मनोरमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। राजीव, मनोरमा तुम्हारी माँ है, उससे ढंग से बात करो। मेरी बस एक ही माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया है। ये छोटी सी बच्ची मेरी माँ नहीं बन सकती। ये बेशर्मी भरी बातें मेरे सामने मत करो। मैं पहले गुस्से से भरा हुआ बता रहा हूं। आप एक काम करो, इस जायदाद का बंटवारा कर लो, अपने हिस्से की अपने पास रखो और मेरे हिस्से की मुझे दे दो। मैं माँ को लेकर अलग हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मैं कल ही वकील को बुलाकर जायदाद के 2 हिस्से कर लेता हूं, फिर हम यहां से चले जाएंगे। रहना तुम अपनी माँ के साथ आराम से। जायदाद के हिस्से की बात सुनकर मनोरमा थोड़ी घबरा जाती है, वो तो कुछ और ही सोच रही थी। मनोरमा बेटी, ये बुढ़ा आधी जायदाद अपने बेटे के नाम कर रहा है। हमने इस बुढ़े के साथ तेरी शादी इसलिए थोड़ी की थी ये आधी जायदाद हाथ से निकल जाए। अरे हमने तो इसलिए तेरी शादी इस बुढ़े के साथ करवाई थी ताकि पूरी जायदाद की मालकिन तू बन जाए और इस बुढ़े के कुछ सालों में मरने के बाद हम आराम से ऐश करें। चिंता मत करो बापू, ये पूरी जायदाद हमारी ही होगी। मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो इस बुढ़े और इसके पूरे परिवार को ऊपर पहुंचा देंगे। मनोरमा नहीं जानती थी कि उसकी बातों की सारी रिकॉर्डिंग रेखा अपने मोबाइल फोन में कर चुकी है। रेखा ने चोरी छुपे मनोरमा और उसके माता पिता का वीडियो बना लिया और अपने ससुर को दिखा दिया। देखा बाबूजी, जिस लड़की को अपना समझकर शादी करके लाए हो, वो आपकी पीठ पीछे आपको ही ऊपर पहुंचाने का प्लान कर रही है। अभी भी समय है, संभल जाओ बाबूजी, इस परिवार को बर्बाद होने से अब आप ही बचा सकते हो। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इस मनोरमा के प्रेम जाल में फंस गया। नहीं, अब ये इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसे भी दूसरी शादी का कोई मतलब नहीं बनता। मनोरमा मेरी कुछ नहीं है। रेखा की चाल कामयाब रही। उसके ससुर को अक्ल आ गई और उसने मनोरमा को उसके परिवार के साथ धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मोहनलाल की आंखों पर से मनोरमा के झूठे प्यार और धोखे का पर्दा उठ गया। आज निर्मला देवी के जीवन में फिर से सुख शांति आई थी, तो वो अपनी बहू रेखा की वजह से। रेखा ने अपनी समझदारी से अपने सास ससुर के रिश्ते और अपने घर को बिखरने से बचा लिया।